नमस्कार दोस्तों, इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी 24 जुलाई 2022 को पेपर हुआ है जेके सेट का। तभी से बच्चे लगातार हमें मैसेज कर रहे थे कि सर एक बार ये पेपर जो है आप डिस्कस कर लेते। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद कॉन्सेप्ट। आप लोगों से यही सजेशन रहेगा कि जितने भी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे आपको बताएं उनको आपने ध्यान से पढ़ना है, लिख लेना है, समझना है। इन पे क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट पे भी आते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो है डिसकंटिन्यूटी पे बेस्ड है। यूजीसी नेट में भी एक क्वेश्चन जो है दूसरे तीसरे पेपर में आपको डिसकंटिन्यूटी पे देखने को मिलता है। मोहो डिसकंटिन्यूटी पे इन्होंने क्वेश्चन किया है। बेसिकली डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके माइंड में यही आना चाहिए। देखिए, आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है उनको उसको हमने डिफरेंट डिफरेंट भाग में विभाजित किया है ना। सबसे ऊपर का जो आपका पार्ट है उसको हमने क्रस्ट कहा। क्रस्ट के बाद में आपका मेंटल आता है। मेंटल के बाद में आपका कोर आता है। हमने कोर को भी दो भागों में विभाजित किया है, इनर कोर एंड आउटर कोर। और मेंटल को भी हमने जो है दो भाग में विभाजित किया है, आपका अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। एंड आपका जो क्रस्ट है वो जो है एस्थीनोस्फीयर के ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, ये बेसिक कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें सबसे पहले पता होने चाहिए अगर आप डिसकंटिन्यूटी को पढ़ना चाहते हो, याद करना चाहते हो। अब डिसकंटिन्यूटी की जब भी हम बात करते हैं तो हमने ये जो विभाजन किया है, अर्थ को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये बेसिकली इनके कॉम्पोजिशन के आधार पे हमने इसको जो है डिवाइड किया है। सिंपल शब्दों में, साधारण शब्दों में आप समझ सकते हो कि जो ये अर्थ के पार्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, इनका कॉम्पोजिशन जो है अलग अलग है ना। इसी वजह से जब हम सिस्मिकसिटी देखते हैं तो जो आपकी प्राइमरी वेव्स हैं, प्राइमरी वेव्स जो हैं वो हर एक जोन में, यानी कि जिसको हमने डिवाइड किया है इस तरीके से, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, इनमें अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है ना। जहाँ भी आपके सिस्मिकसिटी में चेंज होगा, है ना, यानी कि जहाँ आपका जो प्राइमरी वेव्स है उसमें परिवर्तन आएगा वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, है ना। जब हम अपना चेक करते हैं सिस्मोमीटर की हेल्प से, तो उसमें जब भी उसकी वेलोसिटी में, प्राइमरी वेव्स की वेलोसिटी में परिवर्तन आएगा तो वो हमें जो है अपने मॉनिटर पे स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो वो पॉइंट जहाँ पे अर्थ के जो कॉम्पोजिशन है, या कैरेक्टर कहिए या डेंसिटी कहिए, उसमें परिवर्तन आता है, वही आपका डिसकंटिन्यूटी है। बिल्कुल साधारण से अगर आप शब्दों में इसको समझना चाहो। अब इन डिसकंटिन्यूटी को हमने जो है नाम दिए हुए हैं, जैसे कि कॉनर्ड। ठीक है, कॉनर्ड डिसकंटिन्यूटी जो है ये अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच में है। ठीक है, तो आप इसको लिख लेंगे कि भाई कॉनर्ड डिसकंटिन्यूटी जो है ये आपके अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच में है। मोहो डिसकंटिन्यूटी जो है ये आपके कहाँ पे मिलेगी? बिटवीन द लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल। रेप्टी जो है, ठीक है, ये आपके अपर एंड लोअर मेंटल के बीच में मिलेगी। एंड गुटेनबर्ग जो है ये आपके लोअर मेंटल एंड आउटर कोर के बीच में मिलेगी। एंड लेहमैन जो है ये आपके आउटर एंड इनर कोर के बीच में मिलेगी। ठीक है, इसको आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना। एक क्वेश्चन जो है आपने देखा है कि लगभग दूसरे तीसरे पेपर में रिपीट हो जाता है। ठीक है, अब आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा वेलोसिटी प्राइमरी वेव की किस जोन में होगी, किस पार्ट में होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन ये यहाँ पे है कि जो आपका कोर एरिया है उसका कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है,
तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो आपका अर्थ क्रस्ट है उसका कॉम्पोजिशन क्या है। पहले तीन आपने एलिमेंट बताने हैं कि सबसे डोमिनेट तीन जो है एलिमेंट कौन से है। ये क्वेश्चन आप बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने लिख लिए होंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के आपको बताने हैं। ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू और मोर डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज, इकोटोन। ठीक है, इकोटोन क्या होते हैं? इकोटोन जो है वो ट्रांजिशन जोन है बिटवीन टू इकोसिस्टम। इकोटोन बेसिकली धरती पे पाए जाने वाले सबसे प्रोडक्टिव एरिया में से एक हैं। जब दो विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम मिलते हैं तो उनके किनारे पे बायोडाइवर्सिटी जो है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एक सिंगल इकोसिस्टम की अगर हम बात करें। यहाँ पे इकोटोन में जो ये स्पीशीज़ बढ़ने का प्रोसेस है इसको एज इफेक्ट कहते हैं। एज का मतलब होता है किनारा, है ना। किनारे पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए इस इफ़ेक्ट को एज इफ़ेक्ट कहते हैं। और जो स्पीशीज़ यहाँ पे मिलती हैं उनको एज स्पीशीज़ कहा जाता है। यहाँ पे अगर आप बात करो तो एज पे यानी कि जहाँ पे दोनों इकोसिस्टम मिले उस इकोसिस्टम में आपके दोनों इकोसिस्टम के कुछ कैरेक्टर पाए जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है वो ज़्यादा होती है। अलग अलग इकोसिस्टम जब मिलते हैं तो उनसे जो इकोटोन बनेगा उनको हमने जो है अलग अलग नाम दिए हैं। ठीक है, जैसे कि एस्चुरीज। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि एस्चुरीज जो है वो किन दो इकोसिस्टम के बीच का होता है। ठीक, एक और मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है जिसका आंसर आपने देना है कि अगर आपका सरफेस वाटर ग्राउंड वाटर से मिलेगा, ठीक है, उस ट्रांजिशन जोन को आप क्या कहेंगे। ठीक है बच्चों, यूट्रोफिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप वाटर पोल्यूशन की बात करते हो तो यूट्रोफिकेशन जो है ये एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट या डेंजरस प्रोसेस है हमारे वाटर बॉडी के लिए। अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन का हम को देखें कि कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट है जिसकी वजह से आपका यूट्रोफिकेशन कॉज होता है, तो सीधा सीधा इसका आंसर जो है आपका फॉस्फेट एंड नाइट्रेट। ठीक है, ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। यूट्रोफिकेशन में होता क्या है? देखिए, यूट्रोफिकेशन या आपका ये कि वेल न्यूट्रिस्ड लेक या वाटर बॉडी, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरली किसी भी पॉन्ड में, लेक में या वाटर बॉडी में जो है आपके वेजिटेशन ग्रो करते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं, एल्गी जो है ग्रो करते हैं। और वो ग्रो करने के बाद में एक एज के बाद डेड होते हैं, डेड होके बॉटम पे सेटल डाउन हो जाते हैं एंड वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनका डिके करते हैं एंड न्यूट्रिएंट रिलीज करते हैं। धीरे धीरे ये प्रोसेस जो है चलता रहता है और एक समय ऐसा आता है कि हज़ारों लाखों साल बाद एक पॉन्ड जो है वो अपना फिल हो जाता है, क्योंकि एक्वेटिक प्लांट मरते रहते हैं, बॉटम पे सेटल डाउन होते रहते हैं, लेयर बाय लेयर जो है डिकम्पोज होते रहते हैं और आपका जो पॉन्ड या लेक वाटर बॉडी है वो फिल हो जाता है। बट इसमें हज़ारों लाखों साल लगते हैं। पर क्या हो कि आपका जो एल्गी का ग्रोथ है वो एक्सेस हो जाए, है ना। अब ये पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर कर लेना चाहिए कि अगर आपको अपना बॉडी वेट बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन लेंगे, है ना, प्रोटीन इंटेक बढ़ाएंगे, विटामिन इंटेक बढ़ाएंगे। वैसे ही अगर वाटर बॉडी में एक्सेस अमाउंट में न्यूट्रिएंट सप्लाई होगा तो
वहाँ पे एल्गी का एक्सेस ग्रोथ होगा। जब एक्सेस ग्रोथ एल्गी का होगा तो वो जब बॉटम पे बैठेगा, सेटल डाउन होगा, तो उसका अमाउंट भी ज़्यादा होगा। तो अब क्या होगा, एक्सेस ग्रोथ ऑफ एल्गी जो है वो दिन के समय डे टाइम में तो ऑक्सीजन जो है उसको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। पर रात के समय क्या होगा कि आपका जो आ, ये चल रहा है प्रोसेस एल्गी ग्रोथ का, ये ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा, है ना। दिन के समय तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है और रात के समय वो जब रेस्पिरेशन करेंगे, है ना, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहा है, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया उसी को कंज्यूम करेंगे। तो पहले तो एक बैलेंस बना हुआ था कि भैया जितनी ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस करते थे उसका कुछ हिस्सा कंज्यूम कर लेते थे और उसमें वाटर में डीओ मेंटेन रहता था। बट जब एक्सेस ग्रोथ हुई तो एक्सेस ऑक्सीजन को कंज्यूम किया और ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो गया। ये तो एक प्रोसेस हुआ। दूसरे प्रोसेस में क्या होगा कि जब ज़्यादा अमाउंट में जो आपका एल्गी है वो सेटल डाउन हुआ, उसका डीकम्पोजिशन हुआ, तो माइक्रोबियल रेस्पिरेशन में भी क्या हुआ, ऑक्सीजन कंज्यूम होना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे पौंड में आपके ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाएगी। अब ऑक्सीजन के अभाव में क्या होगा, एल्गी का डेथ रेट इंक्रीज हो जाएगा। जब डेथ रेट इंक्रीज होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो एल्गी है, जो एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, वो क्या होंगे, उनकी डेथ होगी और वो लेयर बाय लेयर जो है नीचे बॉटम पे सेटल डाउन होने स्टार्ट हो जाएंगे। डीकम्पोजिशन रेट एक्सिलरेट होता जाएगा, ऑक्सीजन जो है वो यानी कि डीओ वो डिप्लीट होता जाएगा और अंततः आपका जो पौंड है, लेक है, वाटर बॉडी है, वो डेड लेक में कन्वर्ट हो जाएगी। इसकी जो मेन वजह है वो है एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स एंड डिटर्जेंट। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, आपने मुझे ये बताना है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन सा न्यूट्रिएंट है जो यूट्रोफिकेशन करता है, एंड आपका मरीन इकोसिस्टम में कौन सा न्यूट्रिएंट है जो यूट्रोफिकेशन कोज करता है। ठीक है, इन्हीं दो न्यूट्रिएंट में से एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में यूट्रोफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और एक आपका जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, जो मरीन इकोसिस्टम है, उनमें जो है रिस्पॉन्सिबल है यूट्रोफिकेशन के लिए। हमारे एटमॉस्फेयर में हीट एक्सचेंज कैसे होता है। हीट ट्रांसफ़र जो है ये बेसिकली एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से होता है। हमारे यहाँ पे तीन बेसिक प्रोसेस हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, जिनसे आपका हीट ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, रेडिएशन जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे सन महाराज से रेडिएशन आती हैं, ठीक है, उसमें एक तापमान होता है एंड उसी के अकॉर्डिंग जो है हीट जो है हमारे तक पहुंचती है, जो कि धरती पे जीने का एकमात्र जो है जरिया है। कंडक्शन, कंडक्शन को आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो, है ना। आप लोगों ने देखा है कि जो आपके कैटल होते हैं, ठीक है, जैसे पुराने टाइम में कैटल होते थे जो वो मेटल के बने होते थे, बट उनके हैंडल जो हैं प्लास्टिक के होते थे, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा जो कोयले वाली प्रेस होती है, कपड़ों पे फेरते हैं, ठीक है, उसके हैंडल भी क्या होते हैं, आपके लकड़ी के बने होते हैं। या जो आपका फ्राई पैन वगैरह घरों में यूज़ होते हैं, उनके जो हैंडल हैं वो भी मेटल के नहीं होते। इसकी क्या वजह है, इसे आप एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आसानी से समझ सकते हो कि अगर आप जो है एक आयरन की रोड लेंगे और उसको आप उसका एक सिरा जो है आग में रख देंगे, दूसरे को पकड़ के रखेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो आयरन के मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट ट्रांसफ़र करना शुरू करेंगे, है ना। जो
जो छोर जो सिरा जो है आग में लगा हुआ है वो सबसे पहले गर्म होगा, और उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को हीट ट्रांसफ़र करते रहेंगे और अंततः पूरा रोड जो है वो गर्म हो जाएगा, और आप जो है उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपका हाथ जल उठेगा। ये प्रोसेस क्या है? ये है कंडक्शन, है ना। इसीलिए क्या होता है कि तवा गर्म हो जाता है, अब आप उसे छुओगे तो क्या होगा? आपका हाथ जल जाएगा। इसीलिए जो तवे का हैंडल बनाया जाता है या फ्राई पैन का हैंडल बनाया जाता है वो प्लास्टिक या ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है जो कि हीट का अच्छा सुचालक ना हो। ठीक है, कंडक्टर ऑफ बैड हीट कंडक्टर हो, है ना। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि पूरी गर्मी में अगर कोई लोहे का सामान जो है आपका बाहर रह जाता है तो हीट एब्जॉर्ब कर लेता, आप छूओगे तो क्या होगा? आपका हाथ जल जाएगा, है ना। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन बेसिकली जो है ये होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द मोमेंट ऑफ फ्लूइड लाइक एयर एंड वाटर। आपने देखा होगा जो ब्लोवर होते हैं, हीटर सर्दियों में हम यूज़ करते हैं, उनमें एक जो है आयरन की कॉइल लगी होती है, उसमें जो है उसके अंदर फैन जो है ब्लो करता है, बाहर आपको हवा आती है, गर्म हवा आती है ना। वो क्या प्रोसेस है आपका? कन्वेक्शन। तो ये तीन बेसिक मोड हैं जिन पे आपको जिनके माध्यम से हमारे एटमॉस्फेयर में हीट ट्रांसफ़र होती है ना। आपने मुझे ये बताना है कि कौन सा ऐसा माध्यम है, मोड है, जिसमें आपको टच करने की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। हीट ट्रांसफ़र करने के लिए उसे टच करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है और इसकी सही एक्सप्लेनेशन है। हमने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में पढ़ा है दो बेसिक माध्यम हैं, दो बेसिक मोड हैं जिनसे कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं। एक है आपका इन सीटू, एक एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब होता है ऑन साइट, यानी कि जहाँ पे जो आपका ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, उसको वहीं पे हमने क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, वहीं पे हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल लाइक नेशनल पार्क। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लेना, इंडिया में कितने नेशनल पार्क हैं एट प्रेजेंट? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं अभी? बायोस्फीयर रिजर्व, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं अभी इंडिया में? ठीक है, सेक्रेड ग्रोव्स, कम्युनिटी रिजर्व एंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये इन सीटू मेथड है। ठीक है, एक्स सीटू, यहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म को लैब कंडीशन में प्रोटेक्ट करते हैं या उनके नेचुरल हैबिटेट से उठा के हम जो है ऐसे स्थान पे, ऐसे प्लेस पे उनको प्रिजर्व करते हैं, कंजर्व करते हैं कि भैया जिससे कि उनको हम ज़्यादा ध्यान दे सकें, ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकें। लाइक सीड बैंक, जू, बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, सेक्रेड ग्रोव्स, क्रायो प्रिजर्वेशन, एक्वेरियम, जीन बैंक। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो क्या है? ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। ठीक है, ये आपके इन सीटू मेथड है। ये भी कि कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि सारे ही क्वेश्चन आसान हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये सबसे बड़ा अर्बन पोल्यूटेंट है। व्हीकल जो है मेन रिस्पॉन्सिबल है, व्हीकल से सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रिलीज होता है। ये हीमोग्लोबिन के साथ में रिएक्ट करता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। मीथेन, मीथेन जो है बेसिकली आपकी कोल माइन जो है इनसे रिलीज होता है, वेटलैंड से रिलीज होता है, और ये आग पकड़ लेता है ये। ठीक है, मीथेन जो है इसमें आग लग जाती है, तो कोल माइन वगैरह जहाँ पे आग लगती है
ठीक है। कई बार सीवर जो है, सीवर में आग लग जाती है क्योंकि मीथेन गैस प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड, वैसे तो रेन जो आपकी एसिड नेचर की होती है उसका लिए हम बोलते हैं कि आपकी ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो है मेन रिस्पॉन्सिबल है, बट ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, वो आपका है सल्फर डाइऑक्साइड का। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आपको ये है कि अगर आपकी जो सिचुएशन है, एटमॉस्फेयर है, वो अनपोल्यूटेड है, उस टाइम पे भी आपका जो रेनफॉल है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, क्यों? कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये, इसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग में, सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है आपका ये ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करता है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कितने % कंट्रीब्यूशन है कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल ग्रीन हाउस इफेक्ट में? एंडेमिक स्पीशीज restricted to a particular area, है ना। अगर कोई स्पीशीज जो है एक पर्टिकुलर एरिया में रेस्ट्रिक्टेड रहती है, उसी एरिया में मिलती है, उसको एंडेमिक कहते हैं। इंडिया एक बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्री है, 17 मेगा बायोडाइवर्स कंट्री में से एक देश हमारा है इंडिया का। हमारे यहाँ पे 4 बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट मिलते हैं, है ना। हॉटस्पॉट में की डेफिनेशन से ही आपको पता, क्राइटेरिया से ही पता चल रहा है कि उसका पहला क्राइटेरिया क्या है कि भैया 1500 वेस्कुलर प्लांट जो हैं वो एंडेमिक होने चाहिए। ठीक है। तो हमारे देश में एंडेमिज्म बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एंडेमिक स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक। कोई 3 एंडेमिक स्पीशीज़ का नाम आपने बताना है। ठीक है। कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि आपके रिवर के नाम पे जो है, जिसका नाम पड़ा है पंजाब, 5 नदियों का देश, है ना, 5 नदियों का राज्य है, इसलिए इसको पंजाब कहते हैं। एंशियंट टाइम में हम, आपको पता है कि हमारे देश में बहुत सारे गुरुकुल हुआ करते थे, बहुत सारे साइंटिस्ट यहाँ पे पैदा हुए हैं जिनके बहुत सारी थ्योरी जो हैं बहुत पॉपुलर रही है। ठीक है। तो आपके वहार मिहिर जो थे, ठीक है, इनकी थ्योरी बहुत पॉपुलर है ना। इन्होंने बहुत सारी थ्योरी दी। एक थ्योरी इन्होंने दी थी कि जो आपके जो ये होते हैं ना, दीमक होते हैं, है ना, टर्मिट जो है आपके, दीमक जिसको बोलते हैं, जो लकड़ी खाते हैं, ठीक है, ये बायोलॉजिकल इंडिकेटर हैं कि जहाँ आपने देखा होगा कि मिट्टी के ये क्या बना लेते हैं, बहुत सारे ढेर टाइप एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं मिट्टी का, है ना। तो ये बेसिकली इंडिकेटर हैं ग्राउंड वाटर के। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले इन्होंने दिया था और ये कॉन्सेप्ट काम करता है। आंध्र प्रदेश में एक बार जो है लगभग 1980 में बहुत सूखा पड़ा था, ड्रॉट आया था। उस टाइम पे एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर प्रसाद, उन्होंने वहाँ पे 300 वाटर रिसोर्सेज जो है फाइंड आउट किए थे, केवल और केवल जो है इसी बिहार पे, इन्हीं की थ्योरी पे। ठीक है। इन्हीं बायोलॉजिकल इंडिकेटर की हेल्प से उन्होंने वाटर को फाइंड आउट किया था। ये थ्योरी काम करती है, काफ़ी काम किया उन्होंने। ठीक है। आप इन्हीं प्राचीन थ्योरी के को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, और काफ़ी जगह पे उन्होंने जो है वाटर रिसोर्स फाइंड आउट किए। तो हमारा एंशियंट टाइम से ही बड़ा रिच रहा है साइंस में। तो ये जो थे, ये बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, हाइड्रोलॉजी में काफ़ी काम
आप देख लो कितनी बड़ा काम है कि एक ड्रॉट एरिया में आप जो है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है, तो जो आपका दीमक होती है वो एक बायोलॉजिकल इंडिकेटर का काम करती है कि वहाँ पे जो है ग्राउंड वाटर मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जितने सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। इन सभी कॉन्सेप्ट को आप जो है ध्यान से पढ़ेंगे, याद करेंगे, लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में। गॉड ब्लेस यू बच्चों। ठीक है, जल्दी ही हम इसका नेक्स्ट जो है पार्ट लेके आएंगे।